के इस सम्मेलन में, जिसमें प्रकोष्ठ, अगाड़ी, हमारे सेल सभी इसमें उपस्थित हैं, उसमें मंच पर विराजमान हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, मेरे वरिष्ठ साथी श्री देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे बहुत ही जुझारू और कर्मशील और संवेदनशील मुंबई के अध्यक्ष श्री आशीष शेलार जी, हमारे महाराष्ट्र के प्रदेश के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले जी, हमारे राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री श्री प्रकाश जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री सी रवि जी, हमारे सहप्रभारी। लंबा होमिओपॅथी ही एकमेव औषध प्रणाली आहे जिचे कोणतेही साइड इफेक्ट्स तुम्हाला जाणवणार नाही। नम्मा होमिओपॅथी आरोग्य संजीवनी। जयभान सिंह पवैया जी, हमारे मंगल प्रभात लोढ़ा जी, मंत्री महाराष्ट्र सरकार में हैं, श्री अमित सत्तम जी जो जुहू के विधायक हैं, हमारे लोकप्रिय सांसद और संसद में मेरे साथी श्री मनोज कोटक जी, हमारे प्रदीप करपे जी जो सोशल मीडिया के इंचार्ज हैं, श्रीमती भारती लवेकर जी जो विधायक है, विद्या ठाकुर जी, श्री अमरीश पटेल जी जिनके हम प्रांगण में एक कार्यक्रम कर रहे हैं, जो विधान परिषद के सदस्य हैं, श्री संजय उपाध्याय जी महामंत्री मुंबई के, सम्मानित मंच, और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में हमारे सभी अगाड़ी और हमारे मोर्चे और सेल के और प्रकोष्ठ के जिला स्तर के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बंधु। सबसे पहले तो मैं आप सब लोग बड़े शॉर्ट नोटिस पर इतनी बड़ी संख्या में आप आए हैं और आपके नारों से मुझे आपके जोश का अंदाजा हो जाता है। उससे मुझे पता चल जाता है कि आपके अंदर कितनी ऊर्जा है। इसलिए सबसे पहले तो आपको उस ऊर्जा के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। दूसरी बात, मैं आशीष शेलार जी को और हमारे आयोजकों को बधाई देता हूं, जिन्होंने इतनी अच्छी एक सम्मेलन करके सारे विषय को रखने का प्रयास किया है। और तीसरी बात कि आशीष शेलार जी ने और देवेंद्र फडणवीस जी ने जो आप लोगों के मन में जोश भरा है, उसमें मुझे कुछ ज़्यादा जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहुत डिटेल में आपके साथ सारे विषयों को रखा है और आपने उसको अच्छे तरीके से ग्राह्य भी किया है। लेकिन मैं आया हूं तो कुछ बातें मुझे करना मेरी जिम्मेवारी भी होती है और आपके साथ शेयर करना भी आवश्यक होता है। मैं जब भी कोई चर्चा करता हूं तो हमेशा इस बात की चिंता करता हूं कि जो हमारे सामने बैठे हुए लोग हैं, उनको उनकी बुलंदियों का एहसास है, नहीं है तो कितना है, और अगर नहीं है तो उनको अपनी बुलंदियों का एहसास जरूर होना चाहिए। मित्रों, हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आज राजनीति में हर एक कोई अपने तरीके से अपनी अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करता है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हमें भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में काम करने का मौका मिल रहा है। ये हम लोग बहुत सौभाग्यशाली समझे जो हमको वो मौका मिला। और फिर मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये ऐतिहासिक तथ्य है, क्योंकि ये अकेली पार्टी है जिसकी ग्रोथ साइंटिफिक है, ये अकेली पार्टी है जिसकी ग्रोथ वैचारिक है, ये अकेली पार्टी है जिसकी ग्रोथ के साथ साथ कार्यकर्ता का डेवलपमेंट इनबिल्ट है। आप दुनिया में, देश में सभी पार्टियों की तरफ नजर दौड़ाइए। सबसे पहली बात तो यह है कि हम ऐसे समय में कार्यकर्ता बने हैं जब दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। 18 करोड़ की पार्टी है। चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो 9 करोड़ की, यानी वी आर दी लार्जेस्ट पार्टी।
सबसे बड़ी पार्टी, और हम ऐसे समय में काम कर रहे हैं जब हमारा नेतृत्व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, और ये ऐतिहासिक पल है। मैं ऐतिहासिक इसलिए कहता हूं क्योंकि आगे चल करके लोग भारतीय जनता पार्टी पर रिसर्च करेंगे और वो इस पर चर्चा करेंगे कि मोदी एरा में किस तरीके से देश ने छलांग लगा करके विकास किया। इसलिए उस समय हमको काम करने का मौका मिल रहा है। सो वी आर प्रिविलेज्ड। हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम उसके पार्ट एंड पार्सल उसको अपनी आंखों से देख रहे हैं, उसको हम समझ पा रहे हैं, उसको एहसास कर पा रहे हैं। दूसरी बात कि हम अमृत काल में पार्टी के साथ जुड़े हैं। अब अमृत काल का लक्ष्य है कि 2047 तक भारत को विकसित भारत बना देना है। इस पर हम काम कर रहे हैं और उस काम के हम सब पार्ट एंड पार्सल हैं। हम सब लोगों में से ज्यादातर लोग 2047 देखने वाले हैं, तो 2047 तक के बदलाव में हम पार्ट एंड पार्सल बनते हैं। तो एक बहुत बड़ी बात हमको मिलती है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि हाँ, हमें भी काम करने का अवसर मिला था। अब आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी यानी भारतीय जनसंघ 50 के दशक से हम काम कर रहे हैं। 4-4 पीढ़ियां खप गई। पीढ़ी दर पीढ़ी कभी हमारा प्रधानमंत्री होगा, कभी हमारे देश में सरकार बनेगी। आज हमारी पार्टी की ताकत, हमारे प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से देश को आगे बढ़ा रहे हैं, ये हम सबका सौभाग्य है कि उस समय के पार्ट एंड पार्सल और इतिहास के गवाह हम बन रहे हैं। हमें काम करने का मौका। अब मैं एक बात और भी कहता हूं, आप सभी पार्टियों की तरफ नजर दौड़ाइए। किसी के पास नेता है तो नीति नहीं है, किसी के पास नीति है तो नेता नहीं है, किसी के पास नेता भी मिल जाए, नीति भी मिल जाए तो नीयत नहीं है। अगर नीयत मिल जाए तो किसी के पास कार्यकर्ता नहीं है, और किसी के पास अगर कार्यकर्ता है तो ताकत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है जिसके पास देश में, दुनिया में स्थापित, जिनकी थाती बोलती है, ऐसे हमारे नरेंद्र मोदी जी, वहां से लेकर हमारे वार्ड स्तर तक नेता हमारे हैं। हमारे पास नेता है, नीति है, और सबसे बड़ी बात है कि नीयत है, और कार्यकर्ता है, और ताकत है, और काडर है। ये हमारी विशेषता है। इसलिए मित्रों, ऐसी परिस्थितियों में हम आगे न बढ़े या हम आगे न जाए तो यह हम लोगों के लिए एक बहुत ही दिक्कत की बात होगी। ये हमारा चैलेंज है। ये हमें कोई कारण नहीं है कि हम कहें कि हमको दिक्कत है। हमें हमेशा और आगे बढ़ते जाना है। दूसरी बात मैं ये भी कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी एक आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी है, एक काडर बेस्ड पार्टी है, और एक मास फॉलोइंग वाली पार्टी है। आप देखिए, कांग्रेस पार्टी का आइडियोलॉजिकल डाइल्यूशन हो गया कि नहीं हो गया? कहां से चले थे, कहां पहुंच गए। बाकी जो रीजनल पार्टीज हैं उनका तो आइडियोलॉजिकल ग्रोथ ही नहीं हुआ था, तो डाइल्यूशन क्या, वो तो खड़े ही नहीं हो पाए थे वैचारिक पृष्ठभूमि पर। कोई पॉलिटिकल पार्टी आप उठा के देख लीजिए, सारी पॉलिटिकल पार्टीज परिवार की पार्टियां बन गई हैं। और अगर रीजनल एस्पिरेशंस में भी वो खड़ी हुई, अगर डीएमके ने कभी वहां के लोकल इश्यूज को उठाने का प्रयास किया था, रीजनल एस्पिरेशंस का बात की थी, तो आज वो एक परिवार की पार्टी बन गई। कांग्रेस से टूट करके वाईएसआर कांग्रेस बनी थी, आज परिवार की पार्टी बन गई। चंद्रशेखर राव की पार्टी तेलंगाना राज्य समिति, जो भारत राज्य समिति बन गई, परिवार की पार्टी बन गई। ये सब परिवार की। आपके यहां भी उद्धव वाली पार्टी क्या थी? परिवार की पार्टी बन गई। सभी जगह ये आप देखेंगे कि अब उत्तर प्रदेश में हम किससे लड़ रहे हैं? 24 करोड़ का प्रदेश है, एक रीजनल पार्टी से लड़ रहे हैं। कांग्रेस समाप्त हो चुकी है और उसमें कोई आइडियोलॉजी नहीं बची है। आपने देखा होगा भी, अखिलेश यादव अतीक के लिए खड़े हुए, आइडियोलॉजी कहां चली गई, कहां खड़े हो गए जाकर के। अपने को आईने में भी देखने में शर्म नहीं आती होगी।
क्या स्थिति आकर के खड़ी। बिहार तेजस्वी, लालू, मीसा, परिवार की पार्टी। बंगाल उठाकर देख लो, ममता, भाईपो, भतीजा उनकी पार्टी बन गई है। यानी आप सब जगह नजर दौड़ा करके देखिएगा तो आपको ध्यान में आएगा कि सभी रीजनल पार्टीज धीरे धीरे परिवार की पार्टियां बन गई और वैचारिक दृष्टि से समाप्त हो गई। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान 1953 में दिया, 53 में दिया, तो हम नारा लगाते रहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान ज़ाहिर नहीं जाने देंगे, एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। और 2019 के 6 अगस्त को पार्लियामेंट में, राज्यसभा में और लोकसभा में धारा 370 को धाराशाही कर दिया मोदी जी ने। मोदी जी की इच्छा शक्ति और अमित शाह की रणनीति ने धारा 370 को धाराशाही कर। कब? 1953 में। एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी निकल गई, हमारा लक्ष्य वही रहा। ये हमारी आइडियोलॉजी। हम कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और हमसे लोग पूछते थे रामलला हम आएंगे, तारीख कब बताएंगे। उनको तारीख भी बता दी, शिलान्यास भी कर दिया, और आगे चल करके उसका उद्घाटन भी होगा। तो हम आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी, हमारे विचारधारा को लेकर के चलने वाली पार्टी। हमने हर मुद्दे को अपने ढंग से रखा है, और स्ट्रैटेजी बदल सकती है, लेकिन हमारे उद्देश्य और हमारी नियत और नीति वही रहेगी। ये हमको ध्यान रखना। इसलिए हम आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी और कार्डर बेस्ड पार्टी तो हम बताते ही हैं कि 10,40,000 बूथ में आज हमारा काम 8,40,000 बूथ में पहुंच चुका है। और हम रुकने वाले नहीं हैं, हम आगे ही बढ़ेंगे। आपने देखा होगा, प्रदेश अध्यक्ष जानते हैं, हर बैठक में मैं मॉनिटर करता हूं, और मुझे कोई बोलता मेरा कार्यक्रम हो गया तो मैं कहता हूं जियो टैग भी डालो, लोकेशन भी डालो, और फोटो अपलोड करो। सरल पोर्टल पर भी करो, सरल ऐप पर भी करो, और नो ऐप पर भी करो। तो ये इस साइंटिफिक डिजिटल दुनिया में हमको बढ़ना आगे, तो हमको सारे डिजिटल दुनिया का उपयोग करते हुए हमको आगे बढ़ना। लेकिन हम कार्डर बेस्ड पार्टी हैं और हम मास फॉलोइंग वाली पार्टी हैं। आज हमारे 303 लोकसभा में एमपी, 93 राज्यसभा में एमपी, 13,800 के आसपास, 1,385 हमारे एमएलए हैं, 100 से ज्यादा हमारे मेयर्स हैं, हजारों की संख्या में हमारे जिला परिषद के सदस्य हैं। तो हम एक ब्लॉक समिति के सदस्य हैं, हमारे कॉर्पोरेटर्स हजारों की संख्या में हैं। तो ये आज हमारी मास फॉलोइंग वाली पार्टी, 15 जगहों पर हम राज्य कर रहे हैं, एनडीए की सरकारें चल रही हैं। तो ये हमारे को समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी में काम करना ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। इसलिए आप यहाँ अगर आए हैं तो आप समझिएगा कि आपके ऊपर ईश्वर की कृपा होगी। मैं आपको उदाहरण देता हूं, जब मैं स्टूडेंट था तो कॉलेज में हॉस्टल में हम रहते थे और कैंटीन में बैठते थे, तो हर एक का अपना अपना कल्चर होता है। तो कांग्रेस वाले, एनएसयूआई वाले जब भी आते थे तो सरकार की गर्मी में रहते थे, उन दिनों सरकार होते थे, तो हमको कहते थे नड्डा यू आर राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी, गलत, कोई फ्यूचर नहीं। आजकल मुझे पूछते हैं, मिलते हैं तो बोलता हूं आजकल तुम कहां हो? क्यों? क्योंकि हम कुर्सी नहीं देख रहे थे, हम विचार देख रहे थे, और उस विचार के लिए लड़ने के लिए तैयार थे। इसलिए हम आगे। हमारे कांग्रेस भाई होते थे, उनको आदत थी सिगरेट पी करके गुलछर्रे छोड़ना, माओ, ये लेनिन, ऐसी बातें करते थे। आजकल मिलते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कहाँ रह गए भाई? अरे आपको तो मालूम था, हम लोग तो यूनिवर्सिटी तक ही थे। यानी गलत विचारधारा के साथ जुड़ने के कारण, ऐसा नहीं था कि उनकी कोई इच्छा नहीं थी कि वो अच्छा काम करे, था, लेकिन पार्टी गलत चुन ली थी, जगह गलत चुन ली थी। इसलिए हम अगर बाय चांस भी आए हों, बाय आइडियोलॉजी भी आए हों, बाय एनी रीजन से आए हों, वी आर इन द राइट पार्टी। इस बात को हमको समझ सकते हैं।
और आप सब लोग पूरी ताकत के साथ इसको आप आगे बढ़ाएंगे। अब देखिए, आज आपको फख्र के साथ आप कह सकते हो कि हम मोदी जी के नेतृत्व में जो देश आज से 2014 में 10वीं अर्थव्यवस्था पे खड़ा था, आज वो 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई। और किसको हमने ओवरटेक किया है? ब्रिटेन को, जो उसने हमको 200 साल राज किया, आज हम ओवरटेक करके हम आगे बढ़ चुके हैं। और वहां का प्रधानमंत्री ऋषि सुनक क्या बोलता है? टाइम इज नॉट फार व्हेन इंडिया विल बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ये वो बोल रहे हैं। 400 बोइंग के ऑर्डर भारत दे, एयरबस को और बोइंग को ऑर्डर दे। अमेरिका की इकोनॉमी में अमेरिका का प्रेसिडेंट बोले कि इसके चलते हमारे यहां इंप्लॉयमेंट आएगा। ऋषि सुनक ये बोले कि इंडिया सबसे बड़ी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। ये मोबाइल फोन हम लोग लेते हैं, 2014 में 92% ऑफ द मोबाइल वाज फ्रॉम चाइना एंड फ्रॉम अदर कंट्रीज इन इंडिया। टुडे इंडिया इज मैन्युफैक्चरिंग 97% ऑफ मोबाइल इन इंडिया। एप्पल भारत में बनने लग गया है, एप्पल सस्ता हो गया है। इसको हमको समझना पड़ेगा। हम बचपन में सुनते थे जापान की गाड़ी टोयोटा डैटसन सुनते थे सब लोग। आज जापान को पिछाड़ करके इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री मार्केट इन द वर्ल्ड। जापान से हम ओवरटेक कर गए। अगर हम स्टील की बात करें, चौथे से हम दूसरे नंबर पर आ गए। एक आर्थिक दृष्टि से आप देखिए, इस समय अगर मैं आपको कुछ आंकड़े बताऊं, डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज में रशिया का इन्फ्लेशन रेट 11.8% है, इन्फ्लेशन रेट। इटली का 10% है, यूनाइटेड किंगडम का 10.1% है, ऑस्ट्रेलिया का 7.8% है और इंडिया 6.5 पर खड़ा है। दुनिया में मंदी आई है, कोरोना के और यूक्रेन की बात सप्लाई चेन पर पड़ी है, लेकिन यह स्थिति है। जीडीपी की बात कीजिए, चाइना की जीडीपी ग्रोथ जो है वो 3.2% है, फ्रांस की 2.5% है, जर्मनी की 1.5% है, यूनाइटेड किंगडम की 3.6% है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की 1.6% है और इंडिया की 6.8% ग्रोथ है। यानी जब सारी इकोनॉमी लड़खड़ा रही तो इंडिया मोदी जी के नेतृत्व में स्टेबल होकर के आगे बढ़ रहा है। अब ये परसेंटेज मैं कहां कांग्रेसी भाइयों को समझाऊं, जिनको समझ में नहीं आएगा। इट इज सो डिफिकल्ट। भाई हम किसी के कुछ दृष्टि दे सकते हैं, विजन थोड़ी ना दे सकते। उसकी दृष्टि सुधार सकते हैं, विजन तो उसका ही होगा। जिसने देखना ही नहीं तो मैं क्या करूं। कुछ बातें सुन ली है, उसको लेकर के बढ़ते रहते हैं। हमारे यहां मोदी जी हर 1 महीने पर रोजगार मेला कर रहे हैं और रोजगार दे रहे हैं और उसके अवसर प्रदान कर रहे हैं। आफ्टर ऑल ये इंडियन क्या हुआ, सब लोगों ने कोरोना में फ्री बीज बांटे। मोदी जी ने यही पैसा गरीबी को समाप्त करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में लगाया, एग्रीकल्चर सेक्टर में 1 लाख करोड़ रुपए लगाया, एमएसएमई सेक्टर में इन्वेस्ट किया और सबसे ज्यादा 10 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाया, जिसने भारत की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग किया। अगर सड़क बनती है तो इकोनॉमी बढ़ती है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में कनेक्टिविटी बढ़ती है तो इकोनॉमी बढ़ती है। प्रदेश की रेलवे लाइंस को इलेक्ट्रीफाई किया जा रहा है, तीव्र गति से काम हो रहा है। आपके यहां ही अब 3 वंदे भारत ट्रेन चल रही है और 3 साल के अंदर 300 ट्रेनें चलने वाली हैं। हर 15 दिन पर एक नई ट्रेन चल रही है। कल प्रधानमंत्री जी पुरी में श्री गणेश करने वाले हैं एक ट्रेन। हर 10-15 दिन पे किसी न किसी उसका ट्रेन वंदे भारत। और वंदे भारत में मैं चाहूंगा कि आप लोग कभी सफर कीजिए, आपको नए भारत का आपको नजर आएगा कि आज भारत की ट्रेन कैसी हो गई। तो ये चीजें हमको समझने की हैं, जानने की है और इनको लोगों के सामने रखने की है। अब आत्मनिर्भर भारत की बात करेंगे, अगर डिफेंस में एक्सपोर्ट्स में हम 16,000 करोड़ डिफेंस एक्सपोर्ट्स में 16,000 करोड़ हम अब एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यानी अब हम दुनिया को दे रहे हैं। और भारत का इंपोर्ट जो है वह लगभग 11% ड्रॉप हुआ है, यानी हम लेना कम कर रहे हैं
और देना बढ़ा रहे हैं और दुनिया को हम दे रहे हैं, ये स्थिति आकर नहीं तो भारत किस लिए जाना जाता था? ये स्कैम, वो स्कैम, ये डील, वो डील, मतलब इक्विपमेंट खरीदना मतलब स्कैम, यही भारत जानता था। आज हम लोगों ने प्रोक्योरमेंट अपनी बढ़ा दी है और प्रोक्योरमेंट में आत्मनिर्भर भारत में भारत खुद बनाने लगा है। बहुत से ऐसे आइटम्स हैं जिसको तो हम लोगों ने तय ही कर लिया है, मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने तय ही कर लिया है कि ये आइटम भारत में ही बनेंगे और हम भारत वाले अपने लिए भी रखेंगे और दुनिया को भी देंगे। ये स्थिति आकर कोरोना मैनेजमेंट में मैं आपको बता दूं, देखिए हेल्थ मिनिस्टर रहा हूं, इस देश में ट्यूबरक्लोसिस को नेशनल प्रोग्राम बनने में 25 साल लग गए। इस देश में टेटनस की दवाई को आने में 40 साल लग गए। इस देश में जापानीज इंसेफ्लाइटिस की दवा को जापान में बन गया था, 100 साल लग गए। 1906 में आया था, 2006 में भारत में पहुंचा। और वो भी जब योगी जी बने एमपी थे तो उनके क्षेत्र में जब जापानीज इंसेफ्लाइटिस आया, यानी एक एक दवा को पहुंचने में 25 साल 30 साल लग गए। और इधर कोरोना आया, 9 महीने के अंदर प्रधानमंत्री जी ने एक नहीं 2 वैक्सीन बना दी और इंडिया 100% डबल डोज लेकर के तैयार है। यह भारत की स्थिति बन गई है। अमेरिका में भी 76% की वैक्सीनेशन हुई है, यूरोप में 67% की वैक्सीनेशन हुई, जापान में भी इसी प्रकार का है, लेकिन भारत डबल डोज और बूस्टर लगा करके तैयार है। और जजमेंट डिसीजंस देखिए आप, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, एक बात तय हुई कि 100 साल पहले महामारी आई थी और 100 साल में बीमारी से ज्यादा लोग भूखमरी से मर गए थे, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने 80 करोड़ की जनता को 2 वक्त की रोटी का इंतजाम किया और 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, 1 किलो दाल ये देने की व्यवस्था की। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10 लाख करोड़ रुपए खर्च किए, एमएसएमई सेक्टर के लिए खर्च किया, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किया। इसका इम्पैक्ट आकर के हम सब लोगों को देखने को मिलता है। और मैं कई बार इसकी चर्चा भी करता हूं, भारत की धाक और भारत की धूम और भारत की ताकत और आवाज को अगर आपको जानना हो, अफगानिस्तान से कौन देश था जिसने अपने लोगों को वापस लिया? आपने वो तस्वीरें देखी ना कि एयरक्राफ्ट उड़ने जा रहा है और कोई चक्का पकड़ के खड़ा है, देखा है ना आपने? और एक अफगान से भारत के लोग और अफगान के लोगों को भी लेकर के आए, अन्य देशों के भी लोगों को लेकर के आए। यूक्रेन में लड़ाई में बताइए प्रधानमंत्री जी ने पुतिन से बात की कि नहीं की, जेलेंस्की से बात की कि नहीं की, और थोड़े समय के लिए सीज फायर कराया कि नहीं कराया, और 32,000 बच्चों को लेकर के भारत के पहुंच गए। 4 मंत्री कैबिनेट रैंक के मंत्री भेजे गए, बॉर्डर पर तुरंत उनका वीजा लगा और 114 फ्लाइट्स में 32,000 लोगों को लेकर के आए, भारत पहुंचा। ये बदलता भारत है। अब कांग्रेस को क्या बताएं कि कैसे बदलता है भारत, जिसने बदलना ही नहीं, जो खुद ही ना बदले तो उनको क्या बताएं। लेकिन मैं तो आपके सामने आंकड़े रख रहा हूं कि कैसा बदलता हुआ भारत है। तो ये सब चीजों को हमको, कोविड डिप्लोमेसी की बात करें, भारत ने 100 देशों को वैक्सीन दी है और 48 देशों को मुफ्त दी है वैक्सीन। यानी भारत लेने वाला भारत नहीं है, भारत अब देने वाला भारत बन गया। ये भी हमको ध्यान रखना है। मित्रों, अगर मैं यहां की बात करूं तो मुंबई में 38,800 करोड़ के प्रोजेक्ट जो हैं आपके यहां मुंबई में, वो उन प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल मिली है। फाउंडेशन स्टोन जिसका रखा गया है, मैं ठीक बोल रहा हूं देवेंद्र जी? 38,800 करोड़ का, और मुंबई में, और 225 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें 2 लाख करोड़ रुपए का अप्रूवल मिला है, भारत सरकार ने दिया। अभी चर्चा हो रही थी आपके यहां सारे मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ कॉन्क्रीटाइजेशन हो रही है, शायद 160 किलोमीटर की हो रही है, और 6,000 करोड़ रुपए आप खर्च कर रहे हैं, और सदा के लिए आप डांबर की राजनीति समाप्त कर रहे हैं। तो इनोवेटिव भी है, कमिटेड भी है, इसलिए बोल रहे हैं नीयत भी है और नीति भी है। हमारी नीयत साफ है, इसलिए नीति है, इसलिए सीमेंटेड हो रहा है, इसलिए उसी में डक्ट बनेंगे, उसी में सारी चीजों को बना करके मोस्ट मॉडर्न रोड्स को बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि बंबई की जनता को इन सब चीजों से निजात मिल सके। तो ये सारी बातें हैं। उसी तरीके से मेट्रो रेल में लाइन में 2A और 7 का, उसको भी डेडिकेट कर दिया गया है।
छत्रपति शिवाजी टर्मिनस का जो रेलवे का है वो 1800 करोड़ रुपए खर्च करके उसको रीडेवलप किया जा रहा है। आप देखिएगा उसका वो किस प्रकार का, आप लोग कहते थे चाइना में ऐसा स्टेशन है, आप कहते थे वहां स्टेशन है, अब आप कहेंगे हमारे मुंबई में ऐसा स्टेशन। एक नए कॉन्सेप्ट के साथ बढ़ने का प्रयास किया गया है। तो इसलिए चाहे मुंबई हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे कोई और हो, उसके लिए हर एक दृष्टि से अब नागपुर मेट्रो का फेज 1 जो है उसके लिए 8,650 करोड़ रुपीस दिया गया है। यहां से लेकर नागपुर तक की रोड 701 किलोमीटर के लिए 55,000 करोड़ रुपीस हैव बीन गिवन। इसलिए जब मैं बोलता हूं ना इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च हो रहा है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च होने से डेवलपमेंट कितनी फास्ट होती है। और ये सिर्फ सड़क नहीं होगी, इस सड़क के दाएं बाएं की जमीन की कीमत भी अलग होगी। सिर्फ सड़क ही नहीं होगी, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी का बहुत बड़ा कारण बनेगा, जिसको हमको समझना चाहिए। तो ये सारी डेवलपमेंट्स को हम सब लोग आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी ने पॉलिटिकल कल्चर भी चेंज कर दिया। अभी आशीष शेलार जी बात कर रहे थे, देवेंद्र जी बात कर रहे, दोनों ने विकास की बात की और दोनों ने बताया अपना रिपोर्ट कार्ड कि हमने क्या किया, क्या करेंगे और क्या कर रहे हैं। आपने कभी कांग्रेस के स्टेट में कभी ऐसे इस तरीके का भाषण सुना है जहां वो आके बोलते हो कि मैंने ये किया? डिविजिव पॉलिटिक्स, लोगों को डिवाइड करना और डिवीजन में वोट बैंक की पॉलिटिक्स, यही वो करते थे। और भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में पॉलिटिकल कल्चर को बदला है और आज जो कल्चर हुआ है वो डेवलपमेंट का हुआ है। उन्होंने परिवारवाद को चुना है, हमने विकासवाद को चुना है। और विकासवाद में भी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, महिला, किसान, इनकी चिंता की। अभी किसान की दृष्टि से देखा जाए अगर, तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 10 करोड़ 74 लाख लोगों को 2-2 हजार रुपए हर चौथे महीने हम दे रहे हैं, 6,000 रुपए दे रहे हैं। और देवेंद्र जी उसमें और जोड़ रहे हैं और वो 6,000 वो दे रहे हैं नमो किसान सम्मान निधि की दृष्टि से, तो 12,000 उनको मिल रहा है। और कैसे मिल रहा है? डिजिटली मिल रहा है। मुझे याद है 11वीं किस्त प्रधानमंत्री जी ने शिमला के रिज मैदान से, उन्होंने एक बटन दबाया और 15 सेकंड्स के अंदर 10 करोड़ 84 लाख किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए पहुंच गए। दिस इज चेंजिंग इंडिया, जिसको हमको समझना चाहिए। इसलिए पॉलिटिकल कल्चर को भी बदलने का प्रयास हुआ है और बजट की दृष्टि से भी सारी चीजों को आगे बढ़ाने का प्रयास हुआ है। मित्रों, मैं आपसे एक निवेदन जरूर करूंगा और वो ये कि हम फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है। हम फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ना, वो आर्मी का इन्फेंट्री होती है, आप समझ रहे हैं, जो सबसे आगे चलती है। तो उसका काम होता है कि टारगेट सेट करना, कहां हिट करना है, कौन सी जगह नमी है, कौन सी जगह कमी है, किसको किस जगह पर देखना है और नए लोगों को अपने साथ जोड़ना है। ये फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है। इसके लिए हमको 2-3 चीजों को ध्यान में रखना है। एक तो हमारा यूनिफॉर्म ग्रोथ हो, यानी अगर ओबीसी मोर्चा है तो कोई एक ही जाति का उसमें ओबीसी में तो नहीं डेवलप हो रहा है, सभी जातियों में डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर माइनॉरिटी मोर्चा है तो सभी माइनॉरिटीज में हमारा काम पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। अगर युवा मोर्चा है तो युवा मोर्चा में सभी कास्ट के बैकग्राउंड के युवा जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं। अगर महिला मोर्चा है तो सभी लोग, महिलाएं जुड़ रही है कि नहीं जुड़ रही है, गृहिणी जुड़ रही है कि नहीं जुड़ रही है, वर्किंग लेडीज जुड़ रही है कि नहीं जुड़ रही है, पढ़ी लिखी जुड़ रही है कि नहीं जुड़ रही है, और उसमें यूथ जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है, क्योंकि हमको फ्यूचर देख करके चलना है। और तीसरी बात, हमको डुप्लीकेशन से बचना है। मैं जब युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष था तो क्या होता था, हाँ बहुत अच्छी संख्या हुई होगी। अब क्या होना, हमारे जिला अध्यक्ष ने भी वो नंबर जोड़ लेना और हमारे युवा मोर्चा ने भी वो नंबर जोड़ लेना। तो मैंने कहा ये तो तुम लोग वो हुए, 2 भाई गए थे दुकानदारी करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि हम पानी बेचेंगे। तो कहा ठीक है, तो कैसे, एक 4 आने में 1 गिलास पानी पिलाएंगे। तो कोई ग्राहक आया नहीं, तो एक भाई ने बोला ले चवन्नी पकड़, 1 गिलास मेरे को दे दे। थोड़ी देर बाद उसने कहा मेरे को ये ले चवन्नी, अब तू मैं गिलास पानी पीता हूँ। दोपहर तक पानी समाप्त हो गया, चवन्नी वहीं की वहीं रही।
आप समझ गए मेरी बात? तो कहीं हम ऐसा ना करें कि जिसको देवेंद्र जी बोल रहे हैं कि मैंने जोड़ा, उसको मैं भी बोलता रहूं मैंने जोड़ा, और वो जुड़ा का जुड़ा रह जाए। भाई हमको इसमें क्वांटिफाई करना है और आप लोग इस बात को तय करो किन लोगों को हम लेके आए, कैसे हम लेकर के आए। पिछली बार की बैठक में अगर 10 आए थे तो इस बार 20 आए कि नहीं आए, प्रयास हुआ कि नहीं हुआ, और क्वांटिफाई करो। देखो पॉलिटिक्स इज ए गेम ऑफ नंबर्स। हमारी दिक्कत क्या होती है वो भी मैं आपको बता दूं। हमारी पार्टी इतनी बड़ी हो गई है कि हम इन हाउस ही हमारे यहां सब अरेंजमेंट है। आप बोलोगे राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहा 10,000 की भीड़ चाहिए, ठीक है जी, सूचना दे देते हैं, बूथ तक की सूचना दे देंगे, आज हो जाएगा 10,000। आप बोलोगे नहीं 20,000 चाहिए, 25,000 चाहिए, वो कोई बात नहीं जी, हम बूथ समिति को बुला लेंगे। हमारा अरेंजमेंट ही अपने घर में इतना है। मैं एक जगह बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन में गया गोरखपुर में, वो गोरखपुर संभाग का था, 26,000 लोग थे बूथ अध्यक्ष वो लगा करके। अब मैं कहूं कि ये सम्मेलन है कि जनसभा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो हमारी पार्टी इतनी बड़ी हो गई है कि विद इन पार्टी हमारे यहां सब चीजों का अरेंजमेंट है, इसलिए भ्रम की गुंजाइश हो जाती है। इसलिए आपको यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि हर बैठक में नए लोग लाया कि नहीं मैं लाया, जुड़े कि नहीं जुड़े, और आगे बढ़े कि नहीं बढ़े। पन्ना प्रमुख हो गया तो पन्ना समिति बनी कि नहीं बनी, और परिवारों को जोड़ा कि नहीं जोड़ा। एक तो ये हमको चिंता करनी चाहिए। दूसरा, मैंने अभी पन्ना प्रमुखों की बैठक में भी कहा, वो आपसे भी मैं शेयर करता हूं, आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन सीखिए। क्या होता है, सामने वाला किसी और धुन में है और हम कोई और राग अलाप रहे हैं, लगे भी हुए हैं। वो अपनी धुन गा रहा है, आप अपनी धुन गा रहे हैं। वो कह रहा है मेरी नाली खराब है, इसके बारे में सोचिए। आप कह रहे हैं कि देखिए देवेंद्र फडणवीस जी ने ये कर दिया। अब ये क्या है, वो बेचारा तानसेन बजा रहा था, आज वो तान बजा रहा था, आपने पता नहीं कौन सा धुन छेड़ दिया। तो आप उसको गली की नाली से पकड़ो और वहां से धीरे 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 करते 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 प्रदेश तक लाओ। दिस इज आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन नहीं आता है तो आप नेता नहीं बनेंगे, आप आस्था नहीं पैदा कर सकेंगे। हमारे कई लोग होते हैं, आते हुए चलते हैं, जाएंगे, एक पैम्फलेट में खुद पढ़ा नहीं है पैम्फलेट, ये पकड़ो ये पकड़ो ये पकड़ो ये लो। सामने वाला देख लेता है, यार खुद तो पढ़ा नहीं, हमको बोल रहा है। तो आपको, और आप देखिए अब बहुत सी चीजें हैं, आंख से आंख मिला करके बात करना सीखिए। कई लोग हैं बातचीत जो टेलीविजन देख, हाँ बोलो क्या बात है, हाँ बोलो क्या बात है, तो हम बोलते बाद में बात कर लेंगे। दैट मीन्स द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज मिसिंग। तो आप समय भी लगा रहे हो, जाने लगेगा तो चाय पी के जाते, अरे टाइम का बोलना था। अब आप समझ, देखिए आदमी बहुत तेज होता है, वो सामने वाला समझ लेता है। पानी पियोगे, रखो ना भाई, कौन सी चीज है पानी, एक ऐसी चीज है, रखो ना, पूछोगे तभी दोगे आप। और चले हो नेता बनने, एक गिलास तो समझ में नहीं आ रहा है तुमको कि सामने वाले को गिलास पर कैसे प्रभावित करना है। बातें बहुत छोटी हैं, लेकिन आप समय भी लगा रहे हो, लेकिन आपका कम्युनिकेशन चैनल वीक है। इसलिए आप 100 बार कोशिश करोगे, हाथ नहीं आएगा। लेकिन आप जाइए, किसी के पास बैठिए और सुनिए, कैसे हैं आप, कैसे हैं, उनसे बातचीत शुरू कीजिए। कहां से शुरू करता है वहां से उसको शुरू करने दो, पता तो करो सामने वाला चाहता क्या है, फिर उसके बाद वहां से जब आप बढ़ाते हो। इसलिए कम्युनिकेशन। दूसरी बात, हर एक के लिए आपके पास पैकेज होना चाहिए। मिडिल इनकम ग्रुप के साथ बात कर रहे हो तो मिडिल इनकम ग्रुप में मोदी जी ने क्या किया। अगर आप एस्पिरेशनल व्यक्ति के साथ बात कर रहे हो तो एस्पिरेशनल के लिए हमारे देवेंद्र जी ने क्या किया। अगर आप एकदम मार्जिनल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के साथ बात कर रहे हो
तो उसके लिए हमने क्या किया, और वो बोलना तब है जब उसके मन में भूख या जिज्ञासा जागे। अपने से हमारे लोग क्या होते हैं, एंटीबायोटिक इंजेक्शन एक ही इंजेक्शन देखो, माने न माने उसको जरूरत है ना। सामने वाला पढ़ा लिखा है यार, तुमसे ज्यादा जानता है, दिन में ज्यादा टीवी देखता है, उसके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है, और तुम अपना इंजेक्शन लेके चले। हमेशा कम्युनिकेशन में इस बात को जानो कि सामने वाले की जरूरत क्या है और उसके अनुसार उसकी दवाई दो, तब विश्वास बनेगा। इसलिए टॉकिंग पॉइंट्स हमारे पास रेडी होना चाहिए। कौन सा चैप्टर किसके लिए है, जो जिसके लिए चैप्टर है, यूथ है, वो आपको शुरू इस तरीके से कहा, यू डोंट नो लाइफ इज समथिंग एल्स। यस बट व्हाट डू यू फील, आप उसी से पूछिए, फिर वो शुरू करेगा, फिर उसके 10 इरादे निकलेंगे, फिर आप कहिए कि दीज आर द क्वेश्चंस, इस पर तुम्हारा क्या कहना है। तब धीरे धीरे आप उसके साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे। लेकिन हमको इतनी पेशेंस रखनी पड़ेगी। इसलिए मैं आप सब लोगों के, आप हमारे आगारी हैं, आप हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं, आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो हम देखिए, आप सिर्फ इंडिविजुअल नहीं है, आप चलते फिरते भारतीय जनता पार्टी के दूत हैं। आप चलते फिरते भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। इसलिए आप जितना सुशोभित रहेंगे उतना ही भारतीय जनता पार्टी से। इसलिए आपको अपनी कंडक्ट को और अच्छा इंप्रूव करना पड़ेगा और उसको समझना पड़ेगा, उसकी बारीकियों को समझना पड़ेगा। तो मैंने आपसे कुछ मजाक के बात बताने की कोशिश की, क्योंकि मैं देखता रहता हूँ, मिलता रहता हूँ, जमीन पर जाता रहता हूँ। मैंने अभी पिछली बैठक में सुनाया, कई लोग, देखिए लाइन पकड़ा कीजिए, नड्डा जी आप आए, बहुत अच्छा लगा, आप तो आते रहते हैं, आपके साथ ये जो 4 मूर्तियां आई है ना, ये भी बहुत अच्छा लगा। इसका मतलब समझे कि ये मेरे साथ ही आते हैं और मेरे साथ ही चले जाते हैं, बाकी मुझे होते नहीं। अब ये आपको समझना पड़ेगा कि उसने बहुत चालाकी से आपको कम्युनिकेट कर दिया। कई बार हम लोग जाते हैं, तुमने पहचाना नहीं, मतलब हाँ पहचानते हैं। इसका अर्थ समझो कि जानते तो हम खूब हैं आपको, मिलते आप कभी कभी हैं। तो ये सब छोटी छोटी बारीकियां हैं। हमसे कोई आके बोलता आपका प्रोग्राम क्या है, तो हम बोलते हैं संडे को यहाँ है, मंडे को यहाँ है, ट्यूसडे को यहाँ, फिर वेडनेसडे को यहाँ। आप समझे ही नहीं, वो आपसे समय मांग रहा है कि मैं कब मिल सकता हूँ। तो आप समझो, अच्छा मेरा प्रोग्राम तो चलता रहेगा, तुमको क्या जरूरत है? नहीं, आपसे 5 मिनट बातचीत करनी थी। अच्छा आज करोगे या कल करोगे? फुर्सत से करेंगे, ठीक है, कल आ जाओ 15 मिनट के लिए। दिस इज कम्युनिकेशन। नहीं तो उसका आपने संडे से लेकर के अगले संडे तक का प्रोग्राम बता दिया, उसकी मर्द समझी नहीं। तो मैं इसलिए बार बार लोगों से कहता हूं कि आप इसके लिए शार्प तरीके से चीजों को अंडरस्टैंड कीजिए। और हम बदलने के इक्विपमेंट हैं, हम बदलाव के कार्य करने वाले माध्यम, उस माध्यम को समझना पड़ेगा। इसलिए पेशेंस के साथ उसके साथ डील करना, उसको जानना, उसको समझना, उसकी बारीकियों को समझना, ये जरूरी रहेगा। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप सिर्फ कार्यकर्ता ही नहीं है। हमसे कई लोग मिलते हैं, कहते हैं नड्डा जी मैं 25 साल से काम कर रहा हूँ। मैं बोलता हूँ अच्छा 4 कार्यकर्ता बता जो तुमने जोड़े हूँ। अकेला ही आया था, अकेला ही रहा। ये हमको समझना पड़ेगा। देखिए पॉलिटिक्स में हमको पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम कर रहे हो तो हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है? व्हाट इज आवर कंट्रीब्यूशन? दैट हैज टू बी अंडरस्टूड एंड इट हैज टू बी ऑलवेज असेस्ड। आपको हमेशा देखना पड़ेगा कि 2023 में हम कहां पहुंचे थे, 2024 में हमको कितना जोड़ना है और उसके लिए कैसे जोड़ेंगे। ये जब आप आर्ट सीख लेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लिए आप अच्छे उपकरण बनेंगे और माध्यम बनेंगे, ऐसा मेरा कहना है। इस पर भी जरा आप ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। आपने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। भंडाऱ्याची उधळण म्हणजे